नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाउल हमीद, हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। अनुवाद और साहित्य पर बात होगी। अब अनुवाद और साहित्य को लेकर हमारे इस पर एक विस्तार से चर्चा हम देखेंगे। अब ये क्यों हम अनुवाद और साहित्य को लिए हैं, अगर हम देखें तो साहित्य जो है वो हमारा एक बहुत संपन्न साहित्य है। पूरे विश्व का साहित्य बहुत संपन्न साहित्य है। तो अनुवाद का साहित्य मतलब जो साहित्य संबंधित साहित्य अनुवाद पूरे विश्व में एक रूपता और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को बनाए रखने में एक मुख्य योगदान है। तो साहित्य को हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए अनुवाद और साहित्य इसको हमने एक अलग व्याख्यान के रूप में रखा। वैसे अनुवाद के क्षेत्र या अनुवाद के आयाम में साहित्य और अनुवाद आता है, लेकिन इसको एक अलग ही वहाँ हमने बताया भी है कुछ, लेकिन यहाँ विस्तार से देखेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अनुवाद और साहित्य पर हम बात करेंगे और गहरा चिंतन उस पर प्रस्तुत होगा। तो अनुवाद केवल एक तकनीक का कार्य नहीं, ये मानवता की संपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियों का एक हिस्सा है। भारत जैसे बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक देश में अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि यहाँ प्राचीन काल से अनुवाद की विशिष्टता को समझा जाता रहा है। भारतीय साहित्य के निर्माण में एक विधा के तौर पर अनुवाद के योगदान को समझने के कई कारण हैं। दो भिन्न भाषाई समुदाय का एक दूसरे के करीब आने की प्रक्रिया कई रूप में परिलक्षित होती है। अनुवाद इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। यदि एक दूसरे के करीब आने की आवश्यकता को समझने वाले समुदाय आमतौर पर एक ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है, तो उनमें अनुवाद आसानी से होता है। ये सरलता भाषांतरण एवं लिप्यांतरण के रूप में देखी जा सकती है। अब भारत में अनुवाद का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं और सभी भाषाओं का साहित्य संपन्न है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत गहरे भाव हैं उसमें। भारत में रहने वाले अधिकांश भाषाई समुदाय आमतौर पर एक ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि साझा करते हैं, जिसमें भाषांतरण व लिप्यांतरण के माध्यम से अनुवाद कार्य किया जाता है। भारतीय साहित्य के विकास पर चर्चा करते समय इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए कि आज वैश्वीकरण के दबाव में राष्ट्रीयवाद की विचारात्मक सीमाएं टूटने की कगार पर हैं। ऐसे में अनुवाद उन नाजुक नेटवर्कों को सुरक्षित रखने के रूप में देखा जाता है। भारतीय साहित्य का प्रश्न इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के फलस्वरूप है भारतीय साहित्य जैसे परिकल्पना विकसित हुए, जिसने कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय भावना को पुष्ट किया। अब आप यहां देख सकते हैं कि वैश्वीकरण का प्रवेश भारत में जैसे हो रहा, तो संस्कृति में परिवर्तन दिखाई दे रहा। हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन है। बहुत सारे पारंपरिक चीज़ों में, जैसे परंपरा और आधुनिकता पर जब हम बात करेंगे, तो परंपरा या हमारी जो संस्कृति है वो आधुनिकता कहीं ना कहीं वहाँ पे झलकती, तो वहाँ पे परिवर्तन दिखाई दे रहा। ये सांस्कृतिक परिवर्तन है और संस्कृति भी जो है वो परिवर्तित होती है। ये भी तो है कि जैसे हमने पिछले कई व्याख्यान में हमने देखा, तो भारतीय साहित्य बहुत एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को, हमारे परंपरा को बनाए रखने में। भारतीय साहित्य की अवधारणा
साहित्य चिंतकों की मान्यता है कि साहित्य मानव मात्र के लिए ही है, इसमें भारतीय और अभारतीय जैसे भेद करने की कोई औचित्य नहीं है। ये विचार समर्थन योग्य है, फिर भी मनुष्य ने अपनी वैचारिकता के प्राप्त अनुभवों के आधार पर साहित्य और संस्कृति की जो श्रेणियां बनाई हैं, उनका भी अपना महत्व है। तो भारतीय साहित्य जैसे अवधारणाओं का अपना महत्व है, इसलिए भारतीय साहित्य की अवधारणा को समझना आवश्यक है। साथ ही इस अवधारणा निर्माण में अनुवाद की भूमिका को देखना भी यहाँ प्रासंगिक है। भारतीय साहित्य का अनुवाद एक जो है वो एक विशिष्ट विधा के रूप में हमारे सामने आता, क्योंकि हमारी संस्कृति को कायम रखने के लिए है। अब यहाँ पे गए कि कौन सा भारतीय कौन सा अभारतीय, भारतीय नहीं है, ये इस पर बात नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने देश की पहचान को बनाए रखना है। भारतीय साहित्य का अर्थ, भारतीय भाषाओं का साहित्य अपनी विभिन्न विशेषताओं और वैशिष्टताओं के होते हुए भी कुछ बुनियादी प्रवृत्तियों में समान दिखाई देता है। ये समानता ही भारतीय साहित्य की नींव है। भारतीय साहित्य के अवधारणा पर बात करते हुए डॉक्टर नगेंद्र की कुछ प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं। अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाओं की शुरुआत में नाथ साहित्य सृजन हुआ। नाथ पंथी शिव को अपने आदि गुरु के रूप में मानते हैं। इस परंपरा की संरचना और दिशा निर्दिशा चिंतक गोरखनाथ द्वारा किए गए थे, इसलिए उनके नाम पर इस परंपरा को नाथ साहित्य कहा जाता है। मराठी और बंगाली में नाथ साहित्य की श्रुता परंपरा रही है। पंजाब और राजस्थान में श्रीनाथ पंथ साधुओं के गीत प्रसिद्ध हैं। दक्षिण में कर्नाटक के प्रसव के नेतृत्व में हुए वीर शैव आंदोलन ने वचन साहित्य का निर्माण किया। तमिल भाषा में शैव कवियों ने नायनारों ने की एक समृद्धि परंपरा रही। अब हमारे जो भक्ति का स्वरूप है, प्राचीन काल से अगर हम भारतीय इतिहास को ले लें, हिंदी इतिहास को ले लेंगे, तो हिंदी साहित्य इतिहास ले लेंगे तो भक्ति काल है, आदिकाल से भक्ति काल। तो हमारी एक परंपरा मजबूत परंपरा है, जिसका प्रभाव आज भी हर एक व्यक्ति पे है और रहेगा। यदि भारतीय भाषा साहित्य का पहला प्रारंभ प्रवृत्ति नाथ साहित्य था, तो दूसरी चरण काव्य का अर्थ है राजा या शासक के प्रशासन में गाए जाने वाले गीत, जो अधिकांश भारतीय भाषाओं में पाए जाते हैं। संस्कृत में यह प्रवृत्ति प्राचीन है, लेकिन तमिल भाषा में संगम काल जिसको कहते हैं में चरण गीत मिलने लगते हैं। संगम काल ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक। इस युग का प्रसिद्ध महाकाव्य सिलप्पदिगारम चरण काव्य के अंतर्गत आती है। तो ये उक्त महाकाव्य इलंगोअडिगल ने न्याय के सामने राजा और प्रजा के बीच भेद को स्वीकार नहीं किया। इसमें मदुरई का राजा का एक निर्दोष व्यक्ति को दंड करने के कारण मृत्यु का सामना करता है। इस काव्य को अद्वितीय मानता है। मराठी भाषा का पावड़ा साहित्य और हिंदी गुजराती भाषा का रासो साहित्य चरण काव्य के अंतर्गत आता है। इसी प्रवृत्ति को लक्ष्य करके जॉर्ज गिरेसन और राम कुमार वर्मा जैसे साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य को आदिकाल को चरण काल की संज्ञा दी। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को आप ले लेंगे, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन, अगर आदिकाल पर बात हो रही है या भक्ति काल पर बात हो रही है या रीति काल पर बात हो रही है, आधुनिक काल पर बात हो रही है, तो हमारे जो संस्कार है, हमारा जो समाज रहा, हमारी प्रवृत्तियां क्या रही, उस समय की प्रवृत्तियां क्या रही, परिवेश क्या रहा, परिवेश और उस परिवेश में किस तरह से लोगों का जीवन रहा परंपरागत, तो इसका गहरा अध्ययन है। भारतीय साहित्य का तीसरा प्रमुख प्रवृत्ति संत काव्य रूप में सामने आता है। वो दक्षिण में तमिल संत कवियों की सरल वाणियों, रहस्यों का
फूट लेकर प्रकट होती है। वेमन को तेलुगु का कबीर माना जाता है। कन्नड़ संत कवियों में सर्वज्ञ बहुत प्रसिद्ध हैं। मराठी में संत परंपरा महानुभाव और वारकरी पंथों में देखी जाती है, मतलब वारकरी पंथों में देखी जाती है, जो नामदेव और चोखा भेला मराठी के प्रसिद्ध संत कवि हैं। गुजराती संत कवियों में आखो, सहजानंद, प्रीतम दास का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बंगाल का बाउल पंथ संत काव्य धारा के विस्तार का प्रतीक है। पंजाब में संत काव्य की बहुत प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है। नानक देव को इस परंपरा का प्रवर्तक मानता है। हिंदी में कबीर, दादू, रविदास, पलटूदास प्रमुख संत कवि हैं। तो आगे इसी परंपरा को हम आगे लेके चल रहे हैं। एक तो हमारी दृष्टि सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास पर है, लेकिन पूरे भारत के इतिहास पर जाएं, जो साहित्य के इतिहास पर जाएंगे, तो समान धारा भारत में चल रही है। उसी समय अगर हम तमिल साहित्य पर बात करेंगे, उसी समय हम मराठी साहित्य पर बात करेंगे, उसी समय हम पंजाबी साहित्य पर बात करेंगे, तो ये सब समान चल रहा है। भारतीय साहित्य की चौथी प्रवृत्ति के रूप में प्रेमाख्यान काव्य आता है। सभी भारतीय भाषाओं की प्रेम कहानियों की कथा वस्तु में कई स्तरों पर अद्भुत समानता देखी जाती है। सूफी साहित्य इसी प्रवाह में निर्मित होता है। पांचवें प्रवृत्ति के रूप में वैष्णव काव्य की चर्चा होती है। भगवत धर्म से उत्पन्न वैष्णव कविता मणिपुरी साहित्य से लेकर मलयालम साहित्य तक देखने को मिलती है। वैष्णव काव्य के दो नायक राम और कृष्ण भारत के सांस्कृतिक जीवन के नायक भी हैं। राम भक्ति कविता निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में उपलब्ध है। बहुत पुराने वैष्णव कवियों में तमिल के आलवार भक्त शामिल हैं। ब्रज भाषा, बंगाली, गुजराती, उड़िया भाषा में कृष्ण काव्य प्रमुख रूप से गाई जाती हैं। कृष्ण लीलाएं और राम लीलाओं से संबंधित दृश्य, काव्य, नाटक आदि और रंगमंच भारतीय स्तर पर व्यापक रूप से है। मध्यकाल से यह परंपरा सभी भारतीय भाषाओं में अभी तक जारी है। तो अब यही चीज अगर हम देखेंगे, प्रवाह को, जो भक्ति काल का जो प्रवाह है प्रेमाख्यान काव्यों में और फिर वैष्णव काव्यों में, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरे भारत में कोई भी साहित्य का आप ले लेंगे तो वहां वो रहा, प्रवाह रहा। अब सूफी संत को ले लीजिए, सारे भारत में फैले रहे हैं। प्रेमाख्यान काव्य को लेकर अगर हम बात करेंगे, वैसे अब राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, जो वैष्णव भक्त हैं काव्य धारा पर है, तो मुख्य भारतीय भाषाओं में आधुनिकता का आगमन लगभग एक ही समय में होता है। आधुनिकता की भावना भारतीय परिदृश्य में स्वतंत्रता की चेतना से संबंधित है। 1857 से पहले स्वतंत्रता संग्राम ने सभी भाषाओं की रचनाओं पर गहरा प्रभाव डाला है। डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक भारतीय साहित्य के 4 चरण का उल्लेख, 1 पुनर्जागरण, राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उत्कर्ष, मतलब जागरण सुधार, रोमांटिक सौंदर्य दृष्टि का उन्मेष, साम्यवादी सामाजिक चेतना का उदय। तो अब ये सब आप जो है विस्तार से भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता, भारतीय भाषाओं में रचित काव्य यदि भारतीय साहित्य के अंतर्गत आता है तो उसे ठोस कारण उपलब्ध है। इस कारण की पहचान करके ही भारतीय साहित्य का अर्थ समझा जा सकता है। तो आगे हम जाएंगे आधुनिकता पर, तो 1857 के बाद से अब यहाँ पे हम जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो है युग है हम कहते हैं, तो हिंदी के साहित्य के इतिहास में कई ऐसी चीज़ें हमें दिखती हैं, लेकिन वो विशाल रूप भारतीय साहित्य के इतिहास में भी हो सकता हुआ है। ठीक है, तो कभी भारतीय राज्यों का साझा इतिहास, ये साझा इतिहास संघर्ष, समझौता, आंदोलन और समझौतों द्वारा निर्मित हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लगभग सभी राजनीतिक गतिविधियां अंततः संस्कृति और साहित्य को प्रभावित करती हैं। साहित्य का विकास राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं हो सकता।
सामाजिक संरचना में एक हद तक समानता, समान सामाजिक स्थितियां अधिकांश क्षेत्र में मौजूद है। लोगों की चित्तवृत्ति के निर्माण में इसकी एक केंद्रीय भूमि रही है और चित्तवृत्ति के आधार पर साहित्य सृजन हुआ है। समान साहित्यिक और शास्त्रीय स्रोत, अधिकांश भारतीय भाषाओं का साहित्य एक ही उपजीवी के उद्भव और समान काव्य शास्त्रीय मानदंडों पर आधारित है। इन मूल उपजीव्य एवं शास्त्रीय ग्रंथ प्रायतः सभी भारतीय भाषाओं में अनुवादित किए गए हैं। समान साहित्यिक आंदोलन से जुड़ा साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप का सबसे अच्छा उदाहरण मध्यकालीन भक्ति आंदोलन था। जैसे अब इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे जहां पे सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक सभी कारणों का अगर हम देखेंगे तो सारे भारत में एक ही जैसा एक दृश्य हमें दिखेगा। अब भक्ति आंदोलन सारे भारत में रहा तो ये आंदोलन जिसको हम कहेंगे अखिल भारतीय साहित्य, अखिल भारतीय साहित्य और उसका स्वरूप उसका, तो अब ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन अगर इस पर भी हम बात करेंगे तो समान चीजें हमें देखने को मिलती हैं। साहित्य शास्त्र के बारे में आचार्य कुछ बुनियादी विचारों में सहमत हैं। उदाहरण के लिए हम व्याकरण को लिख सकते हैं। काव्य के प्राचीन आचार्यों में से एक भामा कहते हैं कि पाणिनि का व्याकरण श्रद्धा के साथ श्रद्धेय जगती मंत्र ही पाणिनि है। वामन इसी विचार का पालन करते हैं। उनके साथ लगभग उसी समय में रहने वाले द्वयंलोकर आनंदवर्धन कहते हैं व्याकरण मूलतवत सर्व विद्यानम, सभी ज्ञान का आधार व्याकरण है। अब साहित्य शास्त्र पर भी अगर हम बात करें, जैसे व्याकरण पर अभी बात करेंगे हम, तो व्याकरण पे जब हम बात करेंगे तो पाणिनि इनको हम भूल ही नहीं सकते। वामन है तो आनंदवर्धन है, इनको अगर हम देखेंगे तो वहां भी जो है हम बुनियादी विचारों से सहमत हैं। इस प्रकार कुछ अन्य मौलिक समस्याओं में भारतीय साहित्यिक शोधकर्ताओं के बीच सहमति देखी जाती है जो भारतीय साहित्य के निर्माण के लिए एक आधार है। लेकिन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण मौलिक आधार काव्य शास्त्र का दीर्घकालिक विमर्श। केरल से कश्मीर तक के साहित्यिक रचनाओं के आलोचनात्मक मानदंड सभी एक क्षेत्रीय रूप नहीं ले पाते। काव्य शास्त्र के अधिकांश प्रारंभिक आचार्य कश्मीर प्रांत से थे, फिर भी उनके द्वारा लिखित पुस्तकें भारत के सभी कवियों द्वारा सम्मानीय हैं। काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय अलंकार, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य के प्रसार क्षेत्र नहीं बल्कि अखिल भारतीय है। किसी एक भाषा विशेष काव्य शास्त्रीय संप्रदाय ना होकर वो भारतीय वाङ्मय के काव्य शास्त्रीय संप्रदाय। आज भी कई आधुनिक भारतीय भाषाओं का साहित्य इनके गहरे संबंध रखता है। मराठी, बंगला, हिंदी, कन्नड़ जैसे भाषाओं में काव्य शास्त्र संस्कृत काव्य शास्त्र से कितना भिन्न है, ये अध्ययन का विषय है। भारतीय साहित्य के निर्माण का यही आधार है। गहन संवाद एक लंबे इतिहास इसे जीवित रखती है और विस्तारित और मजबूत करता है। तो अब हम काव्य शास्त्र की अगर हम बात करेंगे तो सारे भारत के लिए जो है वो काव्य शास्त्र का प्रयोग है। तो वहां एक रूपता हमें दिखती है। जैसे काव्य के लक्षण क्या होने चाहिए, इस पर हम बात करें। काव्य में कौन से जो है प्रधानता रहनी चाहिए, किस चीज की प्रधानता रहनी चाहिए, रस, छंद, अलंकार पर बात हम करते हैं तो आज इसमें हम इसके मैंने 3 भाग रखे हैं अनुवाद और साहित्य को लेकर। अब ये 3 भाग में मैं एक एक करके समझा, क्योंकि एक लंबा भाषण है, तो हम यहाँ तक इसको रोकते हैं ताकि आप लोग यहाँ तक इसको थोड़ा समझ पाएं। अब हम कहाँ तक बात किए हैं, हमने
अनुवाद और साहित्य पर जब बात की तो हमने भारतीय साहित्य को लिया। अब भारतीय साहित्य पर जब हमने बात करना शुरू किया तो फिर हमने आदिकाल से और भक्ति काल से और आधुनिक काल तक हम लाकर यहाँ पे रोके हैं। साथ साथ हमने जो संप्रदाय रहे उन पर भी हमारी बातचीत हुई है, भक्ति आंदोलन की प्रमुखता पर बात हुई है और साथ साथ काव्य शास्त्र और व्याकरण पर भी बात हुई है। ठीक है, तो अब कुछ हिंदी अंग्रेजी वाक्य हैं जिसको आप अभी देखेंगे, जिससे आप कुछ समझेंगे। जैसे आप इसमें अभ्यास भी करेंगे। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। मुझे एक पर्स खरीदना है, आई हैव टू बाई ए पर्स। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल बदलना है, आई हैव टू स्विच स्कूल। मुझे जीतना है, आई हैव टू विन। मुझे जीतना पड़ेगा, आई हैव टू विन। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे उससे बात करना है, आई हैव टू टॉक टू हिम। मुझे उससे बात करना पड़ेगा, आई हैव टू टॉक टू हिम। मुझे आराम करना है, आई हैव टू रेस्ट। मुझे अपना वजन कम करना है, आई हैव टू लूज माई वेट। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे अपना कपड़ा बदलना है, आई हैव टू चेंज माई क्लोथ्स। मुझे अपना कपड़ा बदलना पड़ेगा, आई हैव टू चेंज माई क्लोथ्स। मुझे उससे बात करना है, आई हैव टू टॉक टू हिम। मुझे उससे बात करना पड़ेगा, आई हैव टू टॉक टू हिम। टेक रेस्ट। मुझे अपना वजन कम करना है, आई हैव टू लूज माई वेट। तो आप लोग आज के व्याख्यान में अनुवाद और साहित्य पर एक पर कुछ व्याख्यान मेरा सुना है। साथ साथ हमने कुछ वाक्य को किस तरह से अभ्यास करना है अंग्रेजी हिंदी में, इस पर भी हमने विचार प्रस्तुत किए हैं और इसको आप लोगों ने समझा है। तो आशा है कि ये व्याख्यान आपको जो है अच्छा लगेगा और आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। संदर्भ पुस्तक ग्रंथ एवं प्रकाशन में अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी, अनुवाद और साहित्य MTT 15 इग्नो, वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन, इन सबसे सामग्रियों को लिया गया है, जोड़ा गया है, संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस उसी के आधार पर हमने व्याख्यान प्रस्तुत की है, उसको समझाने की पूरी कोशिश की है ताकि हमारा व्याख्यान सरल हो, आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ पाएँ। आज का व्याख्यान ही समाप्त होता है। नमस्कार।